Good morning, children, and welcome back in your history class. Or I hope that you are feeling very happy and very full of new hopes and full of new aspirations. And also, I hope that you are fit and fine. और बच्चों, आप जैसे कि मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और जो है और हमेशा जो है have a big and wonderful and graceful smile on your faces. So children, let's start the day with these positive thoughts and fresh new thoughts. Let's start the day. नाउ चिल्ड्रन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने पाठ शुरू किया है भारत में नवजागरण। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि भारत में नवजागरण हमने पाठ शुरू किया। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस या पढ़ ली है। अब जो हम पाठ के लास्ट सेक्शन में आ रहे हैं बच्चों, पाठ के लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे अगले। और आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था समाज सुधारक के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जो नव जागरण की नई चेतना को, नई सोच को और नई विचारधाराओं को, नई आदर्शों को जो है के साथ जो है वो भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास वो कर रहे थे। अपने अपने प्रयासों, अपने अपने कार्यों से, अपने अपने जो अथक प्रयासों से उन्होंने जो समाज, भारतीय समाज को सुधारने का काम किया। सुधारने का मीन्स हम कह सकते हैं, तात्पर्य है कि बच्चों जो यहाँ में विद्यमान जो कुरीतियाँ थीं उसको उन्होंने हटाने का या जड़ से उखाड़ फेंकने का जो संकल्प लिया, जो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसका फल जो ये हुआ कहीं ना कहीं हमें जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिले। हमारा समाज जो है वो वक्त के साथ या समय के साथ आगे बढ़ा और जो विद्यमान कुरीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म भी हुई और लोगों में शिक्षा का जो है वो शिक्षा के लिए जो है वो जागरूकता पैदा हुई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो जो विकसित हुआ और एक आधुनिकीकरण के साथ साथ भारत का समाज आगे बढ़ा। और वैसे इन समाज सुधारकों को तो बहुत ही प्रयास करना पड़ा, एक कठिन परिश्रम करना पड़ा इन कुरीतियों के खिलाफ, इन कुरीतियों को हटाने या मिटाने के लिए। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सफल रहे बच्चों। और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन ही इन समाज सुधारक, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन, पूरा होल लाइफ जो है समाज को सुधारने में ही व्यतीत किया। हमने उन्हीं समाज सुधारकों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा हमने, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा और बहुत सारे समाज सुधारकों को पढ़ा। तो इसी संदर्भ में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आई होप कि हम इस चैप्टर को समाप्त कर पाए। तो जो है हम आज पढ़ेंगे अगले समाज सुधारक के जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। इनका जन्म ये जो थे 1817 से लेकर 1898 तक इनका कार्यकाल था और इन्होंने जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि इनका जो आउटलुक था, जो इनका दृष्टिकोण था वो साइंटिफिक दृष्टिकोण पे बल देता था। इनकी जो विचारधारा थी वो एक आधुनिक शिक्षा को ये प्रोत्साहन देते थे, आधुनिक शिक्षा को जो है वो आगे बढ़ावा देना चाह रहे थे। तो इनका मानना था कि अगर हमारा समाज सामाजिक तौर पे अगर हमारा जो समाज है वो सोशली अगर डेवलप होना चाहता है तो उसे साइंटिफिक आउटलुक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा, उस पर वो चलना होगा। क्योंकि अगर समाज तभी परिपूर्ण हो सकता है, समाज तभी मॉडर्न या आधुनिक बन सकता है जब इसमें वैज्ञानिक जो आपका कह सकते हैं वैज्ञानिक विकास जो है वो पूरा हो। तो इनका इसलिए था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जैसे कि ये पश्चिमी यानी वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा के ये फेवर में, तो उसके पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति थी उसको प्रोत्साहन दिया और वो चाहते थे कि मुस्लिम जगत, जो मुस्लिम समुदाय है वो इस शिक्षा को प्राप्त करे। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने इसीलिए इस प्रोत्साहन का जो है आधुनिक विचारों का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने आधुनिक विचारों के साथ साथ जो शिक्षा की जो पद्धति थी, जो सिस्टम था, उसमें भी उन्होंने आधुनिकीकरण करना चाहा। और वो ये भी चाहते थे कि वो मुसलमानों में जो एक प्रथा चली आ रही थी, जैसे पर्दा सिस्टम था, बहु विवाह था या आसान से तलाक व्यवस्था थी, उसके ये विरोधी थे, उसके ये फेवर में नहीं थे। इन्होंने कहा कि मॉडर्न का मतलब है कि हम अपनी हम अपनी पर्सनालिटी के साथ या समाज के साथ हम अपनी सोच को भी जो है वो मॉडर्न करें। और इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में जो है आपको पता ही होगा कि अलीगढ़ में जो एंग्लो ओरिएंटल जो विद्यालय उन्होंने खोला। और आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हर तरह की शिक्षा जो है वो दी जाती है। तो इनका योगदान जो है वो समाज को सुधारने में भी बड़ा योगदान रहा है।
अगले समाज सुधारक हैं बच्चों, वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, जो एक पारसी समुदाय के थे। इन्होंने पारसी समुदाय को के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके सुधार के लिए इन्होंने वर्क किया और पारसी सुधार आंदोलन की जो है उन्होंने शुरुआत की। इसका आरंभ जो है उन्होंने पारसी सुधार आंदोलन की शुरुआत की और इन्होंने जो है पारसी समुदायों को ऊंचा उठाने या ऊपर उठाने की इन्होंने जो है वो अथक प्रयास किया और इन्होंने जो है भारतीय जो समाज था उसके अनुरूप बनाने के लिए, यानी जो पारसी समुदाय था उसको भारतीय समाज के अनुरूप बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनको शिक्षा प्रदान करने की बात कही, उनको समान अधिकारों देने की बात कही, उनको समाज में जो है उनके अस्तित्व की बात कही और जो है उनकी अपनी पारसी कम्युनिटी जो थोड़े आर्थिक रूप से पिछड़े थे या सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे उनकी सुधारात्मक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने जो है ये अथक प्रयास किया। ये भी एक समाज सुधारक थे, कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो है वो समाज को सुधारने का प्रयास किया, भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया। अगले आपके जो है समाज सुधारक हैं वो है ज्योतिबाई फुले। यानी ज्योतिबाई फुले जो थे, इनका नाम, पूरा नाम इनका जो था वो था ज्योति राव गोविंद राव फुले था, इनका पूरा नाम था। और ये जो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो कि महाराष्ट्र में उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की महाराष्ट्र में। और इन्होंने क्या किया, ये दलित माने जाने वाले ये जो थे, इनका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं बच्चों, इनका सबसे बड़ा जो सोच थी, सबसे बड़ा जो प्रयास था वो दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए था। तो ये माने ही जाते थे कि दलितों को, इनका जो था, इन्होंने दलित से संबंधित जो समस्याएं थी, जो दलित समुदायों से संबंधित जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी कठिनाइयां थी, उन पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उन पर उन्होंने जो एक पूरी किताब लिखी है। और कहीं ना कहीं वो बहुत इस समाज के इस तबके के दुख में वो भी दुखी रहते थे और उनको लगता था कि ये जो सामाजिक ग्रुप है, जो दलित वर्ग है, वो बहुत ही शोषण किया हुआ वर्ग है और इसको ऊंचा उठाने के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए, समाज में इनके अस्तित्व की जो है वो गरिमा को बढ़ाने के लिए जो है हमें प्रयास करना चाहिए। और अपितु इनको जो है ये अधिकार भी मिलना चाहिए उनको, वो पूरे सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार की पूरे ये अधिकारी है। और कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर हम उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा लिखा जोखा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी कुछ नीतियाँ हैं, अगर हमारी कुछ सोच दृष्टिकोण है, तो उनमें इनका भी जो हिस्सा होना चाहिए, इनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। और इन्होंने इनके विकास के लिए जो है वो बहुत सारे विद्यालय खोले, बहुत सारे स्कूल खोले, क्योंकि उनको पता था कि जो दलित वर्ग है, इनके पास तो हीन भावना की जो ये शिकार वर्ग है, इनको शिक्षा से जो है वो ये वंचित नहीं, ये शिक्षा से बिल्कुल जो है वो वंचित है। और इसीलिए इनको अच्छे शिक्षा देने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालयों और विद्यालयों की भी इन्होंने स्थापना की। अगले समाज सुधारक हैं बेटा, वो है आपका सावित्री बाई फुले, जो कि ज्योतिबाई फुले की पत्नी थी। और इन्होंने जो है स्त्री अपलिफ्टमेंट की, वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात की, स्त्री शिक्षा की फेवर में इन्होंने जो है वो अपनी बात कही। और चूँकि ये खुद भी एक गृहिणी थी, खुद भी एक महिला थी, इसलिए इनका जो एक उद्देश्य था, जो बच्चों उनका एक मिशन था, एक उद्देश्य जो था वो था कि विधवा विवाह कराना, छूआछूत मिटाना, जाति प्रथा मिटाना और महिलाओं की जो मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित करना। यानी जो है इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था, जो मेन उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो था विधवा विवाह कराना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, दलित महिलाओं को शिक्षा देना, या फिर महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाना, या छुआछूत मिटाना। महिलाओं की अपलिफ्टमेंट की बात हम कर रहे हैं बच्चों। ये सावित्रीबाई फुले का जो मेन, क्योंकि जिस समाज में वो रह रही थी, चूँकि वो भी एक महिला थी, इसलिए उनको ये पता था कि समाज में महिला की क्या पोजीशन है, क्या स्थान है।
जो सामाजिक क्राइटेरिया है, जो सामाजिक धरोहर, जो सामाजिक एक बाउंडेशन है, एक सामाजिक जो एक रुकावट थी, वो महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा थी। महिलाएं जो है वो घर में रहकर अपने कामकाज में या अपने पारिवारिक परिवेश में ही रह के अपना जीवन व्यतीत करती थी। अगर उन पे ही रीति रिवाज थोपे जाते थे, उन पे ही जो सभ्यता संस्कृति के नाम से उनसे ही त्याग भावना की अपेक्षा की जाती थी। उनसे वो एक्सपेक्टेशन उन्हीं से था कि ये महिला है, ये स्त्री है, ये घर की जो है मर्यादा है। तो घर की मर्यादा स्त्री से है, घर की जो संस्कृति सभ्यता और रीति रिवाज सब महिलाओं को फॉलो करना है। अगर उसमें कुछ विघ्नता होती है या उसमें कुछ हानि होती है तो वो महिलाओं की जिम्मेदारी हो जाती है। महिलाएं जो है परिवार के साथ साथ, परिवार के परिवेश के साथ साथ जो है वो इन रीति रिवाजों और संस्कृति को भी लेके साथ चलती थी। तो जो सावित्रीबाई फुले थी, इनका मानना था कि महिलाओं को इन सब चीज़ों के अलावा भी जो है वो सामाजिक समानता की ज़रूरत है। समाज में अपने अस्तित्व की स्थापना की भी उनको ज़रूरत है। उनको भी उतना ही ज़रूरत है जितना कि पुरुषों को मिलता है। यानी उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है, उनको भी समाज में रहने की, समाज में पार्टिसिपेशन की, भागीदारी की उनको भी अधिकार है। उनका भी इक्वल प्रोपोर्शंस, इक्वल समान रूप से उनको भी अवसर मिलना चाहिए कि वो समाज में रह सके, अपने अस्तित्व को खड़ा कर सके, अपने परिवार को वो खुद भी चला सके। तो इस तरह की सोच रखने वाली सावित्रीबाई फुले जो है समाज की महिला वर्ग को उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहन दिया बच्चों, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इस फील्ड में उन्होंने कार्य भी किए, सुधारात्मक कार्य भी उन्होंने इस फील्ड में बहुत सारे किए। तो बच्चों ये था, और इसीलिए सामाजिक जो सुधारात्मक जो कार्य थे इसमें इनका एक सक्रिय योगदान हम कह सकते हैं। अगले समाज सुधारक बच्चों है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो भी है वो बहुत सारे ऐसे काम किए। इनका जो जन्म था 1882 में मद्रास में यानी चेन्नई में हुआ, और इन्होंने एनी बेसेंट जो थे 1882 में जो मद्रास में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने 1882 में चेन्नई में की थी। और एनी बेसेंट का जो वैदिक धर्म में उनकी रुचि जो थी वो वैदिक शिक्षा में थी, यानी वैदिक धर्म में थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म विश्व का जो है वो सनातन धर्म है और ये सबसे बड़ा धर्म है, और अन्य धर्मों से उन्होंने इसको श्रेष्ठ बताया। और इन्होंने कहा कि भगवद गीता को अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, और वेदों और उपनिषदों का इन्होंने बहुत अध्ययन भी किया। और इन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा और ये जो है इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई, उनके विरोधी भी रही हैं। और इन्होंने साथ साथ जो है नारी शिक्षा की बात की, और इन्होंने विधवा विवाह की भी बात की, साथ साथ जो है महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात की, साथ साथ इन्होंने जो है वो वेदों पे ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेस किया। उपनिषद वेद में इन्होंने कहा कि हमारे जीवन शैली की जो एक परिकल्पना है, एक रूपरेखा है, हम अपने वेद से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न पाश्चात्य शिक्षा से हम अपने माइंड को या अपने व्यक्तित्व को, अपने मस्तिष्क के विचारों को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति में झांक कर देखें, अपने वेद और पुराण और उपनिषद में भी अगर हम पढ़ें तो हमारे जीवन शैली की रूपरेखा उसमें भी विद्यमान है, उसमें भी हमें मिल सकती है। तो इन्होंने भगवद गीता के जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, जो उसमें शिक्षा दी गई है, जो उसमें एक ज्ञान है, भगवद गीता के जीवन के हर एक क्षेत्र का जो उसमें ज्ञान है उसको उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया और पढ़ा भी, और लोगों में उसकी जागरूकता भी जगाई। अब बच्चों हम बात करते हैं अगला पंडित रमाबाई सरस्वती की। उनका जन्म 1858 में हुआ था, और इनकी कहानी बहुत अद्भुत सी कहानी है। ये बहुत ही संघर्षशील इनका जीवन रहा, ये बहुत ही स्ट्रगल्ड वाला जीवन इनका रहा। इनके पिता जो थे, उनका नाम था अनंत शास्त्री, जो महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे, पारंपरिक ट्रेडिशनल ब्राह्मण थे, जो रीति रिवाज और प्रथा, संस्कृति, कल्चर, सभ्यता में जो बिलीव करते थे। और इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना इन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये प्रगांड विद्वान थे और एक पंडित थे। इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। अब इसका जो है उनका संस्कृत पढ़ाना, गांव में बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध किया, और ये विरोध इतना बढ़ा कि इनको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। और फिर जो है फिर उन्होंने क्या किया, जो है वो जंगल में जाकर इन्होंने अपनी कुटिया बनाई, एक अपना घर बनाया, वहाँ जाकर वो रहने लगे। और फिर वहाँ पे उन्होंने जो है वो पंडित रमाबाई का जन्म होता है वहाँ पर। और फिर उन्होंने अपनी बेटी को, रमाबाई को,
रमाबाई सरस्वती को उन्होंने जो है वो ज्ञान देना शुरू किया और संस्कृत वेद पुराण उन्होंने स्कूल को पढ़ाना शुरू किया। जब रमाबाई 16 वर्ष की थी, जब उनकी उम्र लगभग कोई 16 वर्ष की रही होगी, तो उनके माता पिता का जो है देहांत हो गया। अब रमाबाई जो है वो जगह जगह भटकती रही, उन्हें किसी ने भी जो है वो आश्रय नहीं दिया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लेडी थी। इसलिए उनको लगता था कि सब उनसे कतराते थे कि ये तो पढ़ी लिखी है, ये तो बहुत ज़्यादा शिक्षित वर्ग महिला है। उस समय पढ़ा लिखा रमाबाई के लिए एक चैलेंज हो गया था, एक चुनौती हो गई थी। तो उनको सब उनसे कतराने लगे, सब उनसे दूर भागते थे, क्योंकि वो थोड़ा अन्य महिलाओं से या अन्य लड़कियों से या अन्य जो है वो लोगों से थोड़ा भिन्न थी, पढ़ी लिखी थी, उनमें थोड़ा ज्ञान था जो कि उनके पिता द्वारा उनको दिया गया था। तो लोग उनसे थोड़ा डरने भी लगे और थोड़ा कतराने भी लगे। अब रमाबाई घूमते घूमते कहाँ पहुंची बच्चों? कलकत्ता पहुंची। वहाँ पे कलकत्ता पहुंची वहाँ पर, और वहाँ उनका जो है बहुत ज़्यादा उनका स्वागत हुआ। रमाबाई जो है, जब उनका विरोध हुआ तो वो घूमते घूमते कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उन्होंने जो है, वहाँ वो दयानंद सरस्वती से, राजा राम मोहन राय से ये बहुत प्रभावित हुई, जिन्होंने नारी शिक्षा के बारे में या नारी विचार, नारी अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनकी विचारों से वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने ये तय किया, उन्होंने ये फैसला किया कि जो है वो अब इन विचारधाराओं के साथ वो आगे बढ़ेंगी और समाज में जो है वो ऐसे कार्य करेंगी जिससे उनकी पढ़ाई, उनका जो एजुकेशन है, जो उनका शिक्षित होना जो है वो उनके लिए अभिशाप ना बने, बल्कि समाज के लिए एक जो है वो वरदान का काम करे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पढ़ा लिखा जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, ये जो मेरा प्रशिक्षित जो एक मेरा ये नेचर है, स्वभाव है, वो समाज के लिए काम आना चाहिए। अपने अपलिफ्टमेंट या अपने सुधार के लिए तो मैंने अपने वो होनी ही चाहिए, साथ साथ समाज को सुधारने के लिए जो मेरी शिक्षा है वो पूरी तरीके से काम आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वहाँ एक भाषण में, उन्होंने कलकत्ता में ऐसे ऐसे भाषण दिए जिन्होंने वहाँ पर ऐसे भाषण दिए कि लोग जो है, महिलाएं बहुत प्रोत्साहित हुई और उनको प्रेरणा मिली और अपने पैरों पर खड़े होने की उन्होंने बात कही। और जो है उन्होंने ये भी कहा कि जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो पुरुष जो है वो कि तो हमें लगता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यही पाप है। उन्होंने ये डायलॉग बोला था बच्चों, ये स्पीच में उन्होंने स्पीच दी थी कि अगर हम अपने अस्तित्व के सुधारने की बात अगर कर रहे हो तो हमें लगता है कि हम पुरुषों के खिलाफ या बगावत कर रहे हैं, और दरअसल यही सोच गलत है। दरअसल यही हमारी सोच जो है, यहीं पे हम गलत साबित हो जाते हैं, यहीं पे हमारी सोच जो है वो गलत है। और दरअसल जो है सबसे बड़ा पाप तो ये होता है कि पुरुषों के बुरे कार्य को सहना और उनका विरोध ना करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो इस पाप के भागीदारी महिलाएं अपने आप को बनाती ही जा रही थीं। इस चीज़ को जो है वो रमाबाई ने महसूस किया, उनका अनुभव हुआ और उन्होंने इस अनुभव को जो है वो, हालांकि उनकी जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं था कि कोई पुरुष उन पर बहुत, लेकिन उन्होंने समाज में रहकर देखा था सामाजिक स्थिति को, महिलाओं की स्थिति को देखा था। तब उन्होंने अपने शिक्षित मस्तिष्क, शिक्षित दिमाग से, विचारधारा से ये बात कही कि सबसे बड़ा पाप जुल्म सहना है और वो पुरुषों की बुरी चीज़ों को सहना है और उसका विरोध ना करना है। अब बच्चों, रमाबाई जो है वो अपना उन्होंने पूरा जीवन जो है वो महिलाओं के मदद में उन्होंने पूरा व्यतीत किया। और भारत में उन्होंने शिक्षा जो है वो महिलाओं को शिक्षा करने के लिए उन्होंने शारदा सदन नाम का जो है वो आश्रम और स्कूल खोला, महिलाओं की शिक्षा के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक तौर पर उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शारदा सदन आश्रम और स्कूल खोला। और ये स्कूल, ये आश्रम ऐसा आश्रम और स्कूल था बच्चों जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ अन्य चीज़ें भी सिखाई जाती थी, जैसे उनकी रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी, जीवन शैली को जीने के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे आप कह सकते हैं कि ताकि वो अपने पैरों पे वो खड़ी हो सके। और ये जो है उनको लगता था कि वो बहुत अथक प्रयासों से जो है वो आगे बढ़ी थी और उनको लगा कि जो है इस तरह के प्रयास करने से जो है वो समाज में जो महिलाओं का जो स्थिति है वो सुधारा जा सकता है। बच्चों, जब वो कलकत्ता जब वो गई थी, अपने भाषण दे रही थी, तो वहाँ पे जब उनका भाषण सुन के वहाँ जो है लोगों ने उनको क्या किया, महिलाओं की हालत सुधारने के लिए उन्होंने संस्कृत में भाषण वहाँ पे दिया। और संस्कृत भाषण दिया जो कलकत्ता, या कह सकते हैं कि लोगों ने इस भाषण सुन के कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता या सरस्वती की उपाधि दी और तभी से वो पंडिता रमाबाई सरस्वती वो कहलाने लगी। तो बच्चों, ये था आपका
और ये पाठ अब आपका समाप्त होता है, आपका भारत में नवजागरण। और अगला पाठ जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF के थ्रू आई विल सेंड यू, मैं आपको भेज दूँगी। तो बच्चों आप ये और है बच्चों, प्लीज़ वॉच द वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो है अपनी पुस्तक अपनी बुक को भी ज़रूर पढ़िएगा, और पॉइंट्स को एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों अगले लेक्चर में मैं आपको जो है वो इसको मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करा दूँगी, आपको एक रिवीजन जो है वो मैं आपको कराकर अगले पार्ट की अगला पार्ट जो है मैं फिर शुरू करूँगी। ओके चिल्ड्रन, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव अ गुड स्माइल, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बी पॉजिटिव, और जो है आप अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए एंड हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। सो गुड बाय।